नमस्ते प्यारे दोस्तों। कहानी इस बिंदु के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहानी अक्सर हमारे बचपन में हमारी दादी, हमारी माँ हमें कुछ कहानियाँ, कुछ लोरियाँ सुनाया करती थी। तब से लेकर आज तक कहानी की और हमारी और आपकी जान पहचान है। तो ऐसी ही कहानी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कहानी गद्य साहित्य का एक प्रमुख साहित्य रूप है। आदिकाल से ही मनुष्य कहानियों में रुचि लेता रहा है। कहानी का स्वरूप कैसा भी रहा हो, पर मनुष्य जीवन के साथ साथ वह सदैव चलती रही है। जीवन स्वयं ही एक कहानी है। प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जीवन हमारा खुद का ही स्वयं एक कहानी है। इस शब्द के अर्थ से यह स्पष्ट होता है कि कहानी कही जाती रही है, किंतु आज कहानी लेखन की विधा है। प्राचीन आख्यान, महाभारत, रामायण की कथाएं, जातक कथाएं आदि कहानियों के ही प्राचीन रूप है, परंतु वर्तमान कहानी के तत्वों का अभाव है। इतना निश्चित है कि वर्तमान कहानी और प्राचीन कहानी में पाठक का कुतूहल बना रहता है। यानी कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा कुतूहल बना रहता है। इस दृष्टि से प्राचीन और आधुनिक कहानी में प्रचुर मात्रा में समानता है। कहानी को किसी निश्चित परिभाषा में बांधना कठिन है। कहानी की कोई भी निश्चित परिभाषा हम आज भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी विद्वानों द्वारा कहानी के परिणाम देने का प्रयत्न हुआ है, जिससे कहानी को परिभाषित किया जा सके। कहानी या कथा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कहना। इस अर्थ के अनुसार जो कुछ भी कहा जाए कहानी है। विशिष्ट अर्थ में हम किसी विशेष घटना के रोचक ढंग से वर्णन को कहानी कहते हैं। कथा और कहानी पर्यायवाची होते हुए भी अब दोनों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर आ गया है। कथा व्यापक है, इसमें सभी प्रकार की कहानियां तथा उपन्यासों का समावेश किया जाता है, किंतु किया जाता है किंतु कहानी के अंतर्गत लघु कथाओं को ही लिया जाता है। उत्पत्ति, कहानी के उत्पत्ति इस शब्द के बारे में डॉक्टर सुरेश अग्रवाल के अनुसार कहानी शब्द की उत्पत्ति कह नानी इन दो शब्दों से मानी जानी चाहिए। कहानी का मूल उत्साह लोक और प्राकृतिक जीवन है। लोक और प्राकृतिक जीवन में यो तो युवक और प्रौढ़ भी कहानी कहते सुनते आ रहे हैं। नर वृद्धों, उनमें भी दादी नानी जैसी वृद्धाओं के प्रमुख से सुकुमार मती बाल किशोर चिरंतर काल से आश्चर्यजनक कौतूहल प्रधान
देवों परियों की कथाएं सुनाते आ रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने बिंदु को शुरू करने से पहले ही बताया था कि हमारे बचपन में हमारे दादी ने, नानी ने हमें ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाई है। और डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने भी कहा है कि कह नानी इस शब्द से कहानी की उत्पत्ति मानी जाती है। उनसे कहानियां सुनने का बच्चों में विशेष आग्रह का भाव आज भी देखा जा सकता है। कह नानी कोई बात कह, इस आग्रहपूर्वक वाक्य का पहला भाग कह नानी कोई बात कह, इस आग्रहपूर्वक वाक्य का पहला भाग कह नानी में से भाषा विज्ञान के लोक और आगम के सिद्धांत के अनुसार नानी शब्द के पहले न का लोप हो गया और बाकी रह गई कहानी। यानी कि कह नानी कह, तो न शब्द का लोप हो जाने के उपरांत सिर्फ कहानी शब्द ही रह गया। साहित्य में कहानी शब्द कब से और किस कारण से रूढ़ हुआ, यह निश्चित बताना कठिन प्राय माना जा सकता है, क्योंकि कहानी शब्द कब से रूढ़ हुआ कोई निश्चित ढंग से नहीं बता सकता है। कहानी शब्द की उत्पत्ति को खोज पाने का अन्य कोई विश्वसनीय स्रोत हमें प्राप्त नहीं होता। स्थूल रूप में कथनी, कथा, कहनानी आदि शब्दों से कहानी की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, हमने यह देखा कि कहानी शब्द की उत्पत्ति कह नानी कह, इस शब्द में से न का लोप हो जाने से सिर्फ कहानी शब्द बचा और कहानी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो कहानी की परिभाषा, वैसे तो हमने ऊपर देखा कि कहानी की परिभाषा निश्चित रूप से हम नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई विद्वान बता सकता है, लेकिन फिर भी अध्ययन के लिए कुछ तो कहानी के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा, हिंदी के विद्वानों द्वारा बताई गई परिभाषाएं, कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली कई परिभाषाएं पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने की है। यहाँ उनमें से कतिपय परिभाषाओं को उद्धृत किया जाता है। पाश्चात्य आधुनिक कहानी के जनक प्रवर्तक एडगर एलर पो ने कहानी को रसोद्रिक कहने वाला एक ऐसा आख्यान माना है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। 2. पाश्चात्य विद्वान हडसन के अनुसार लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता से सरल स्वाभाविक रीति से किया जाना चाहिए। हडसन ने कहानी के आकार के संबंध में लिखा है, अ स्टोरी इज अ narrative short into to be read in a single signative right to make a importance। प्रसिद्ध उपन्यासकार H.G. वेल्स एक घंटे में पढ़ी जा सकने वाली रचना को कहानी कहते हैं। उनके अनुसार fiction that can be read in hours
अर्थात कहानी वह कल्पित रचना है जिसे 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। फेडर के अनुसार कहानी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। द स्टोरी दैट इज नॉट लॉन्ग। एलरिड का मत है, छोटी कहानी ठीक घुड़दौड़ के समान होती है, आरंभ अंत ही उसके महत्वपूर्ण होते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी इज जस्ट like a horse race. It is that start and finish which count most. ब्रिटियावान विश्वकोश में कहानी की परिभाषा का यह रूप दिया गया है। अंत में इसको एक अलग साहित्य विधा के रूप में वर्णित करते हुए कोई इससे अधिक और क्या कहेगा कि यह संक्षिप्त होती है, अत्यंत संगठित होती है और एक कथा का पूर्ण रूप होती है। उसमें उन्होंने कहा है, यूटिलिटीज इन द डायरेक्शन बिन इट इज अ डायरेक्शन लिटरेरी फॉर्म वन कैन had been 20 between that said that it is a story highlight organized complete from preface। इस तरह से उन्होंने कहानियों की अलग अलग परिभाषा देने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन अंततः यह सत्य है कि कहानी को हम किसी भी परिभाषा में नहीं बांध सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने भी कहानी के संदर्भ में अपने मत को व्यक्त किया है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार आख्यायिका या कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। इस परिभाषा को स्वीकार कर लेने पर एकांकी तथा कहानी के बीच व्याख्यात्मक रेखा नहीं खींची जा सकती। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार की परिभाषा से कहानी का स्वरूप निसंदेह स्पष्ट होता है। कहानी यानी कि गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के लिए एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। उसमें उपन्यास की भांति सब रसों का सम्मिश्रण ही होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेले, बूट सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्न रूप में दृष्टिगोचर होता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार छोटी कहानी एक स्वतंत्र पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाले व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन होता है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने उनकी अलग अलग परिभाषाएं बताने का प्रयास किया है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम सरलता से कहानी की परिभाषा का स्पष्ट विधान कर सकते हैं। कहानी कथाश्रित गद्य वह रूप है जिसमें जीवन के किसी भावनिक
संवेदनाओं से तरल इत क्षणबोध का सजीव व्यक्तियों के माध्यम से सरल सरल भाषा शैली में अभिव्यक्तिकरण होता है। कहानी जीवन के निकट की विदा है। इस तरह से कहानी की परिभाषा, इस बिंदु को हमने देखा। आगे हम कहानी के तत्व देखेंगे। जैसे हमने उपन्यास इस इकाई के तत्व देखे थे, उसी तरह से कहानी के भी तत्व होते हैं। कहानी जीवन के वही बोधात्मक अथवा संवेदनात्मक क्षण बन पाते हैं जो कि वैयक्तिक अनुभूति का अंग रहते हुए सार्वजनिक एवं सर्वकालीन हुआ करते हैं, जिसमें हम उस अनुभूति के खंड में भी साक्षात्कार करने वाले की अनुभूति क्षमता रहा करती है। अतः प्रत्येक क्षण, खंड, घटना, विचार या भाव कहानी नहीं बन सकता। जिसमें सहज मानवीय आत्मीयता रहा करती है, उसी क्षण को कहानी का आयाम प्राप्त हुआ करता है। इस दृष्टि से कहानी अभ्यक्त क्षण, खंड, भाव, घटना, विचार आदि प्रभावशाली संप्रेषणीय होती है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि बचपन से लेकर आज तक अगर आपने आपके गुजरे हुए जमाने में एक बार पीछे झांक कर देखा, तो आपको आपके जीवन के सभी क्षण अच्छे से याद आते हैं क्या? जाहिर है इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कहानी भी यही बताना चाहती है। अक्सर कहानी किन घटनाओं की बनती है? जो घटनाएं हमारे स्मरण में रहती है, उसी क्षणों की कहानी बनती है। कहानी की पहली कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य, यह कहानी के 6 तत्व होते हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त भाव एवं कुतूहल तत्वों को भी स्वीकार किया गया है। वस्तुतः इन्हें अलग नहीं माना जाना चाहिए। यह तत्व मुख्य तत्वों में यत्र तत्र बिखरे हुए ही रहते हैं। कहानी के प्रमुख तत्वों का संक्षेप में विवेचन निम्नानुसार। कथा वस्तु। प्यारे दोस्तों, देखिए, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आपके जीवन की गुजरी हुई ऐसी घटना जो आप आपके दोस्त के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके सहेली के साथ, आपके भाई के साथ, आपके बहन के साथ जो व्यक्त कर सकते हैं, उसी से कहानी बनती है और उसे ही हम कथा वस्तु कहते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर मैंने एक आध फिल्म देखी या आपने एक आध फिल्म देखी, वह देखने के उपरांत उसका वृत्तांत हम दूसरों को बताते हैं, तो हम क्या बताते हैं? उसकी कथा वस्तु हम बताने का प्रयास करते हैं। तो चलो आगे। कहानी का कथा वस्तु या कथानक यह महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसके बिना कहानी सिद्ध ही नहीं होती। इसे कहानी का प्राण तत्व भी कहा जाता है। इस तत्व का महान मानवी शरीर में अस्थिर पिंजर के समान कहा जाता है। कथानक के ढांचे में तथ्य के अनुकूल तत्वों का सर्वत्रिवेश किया जाता है। कहानी एक विशिष्ट घटना, प्रसंग या किसी स्थिति विशेष की रचना होती है। वह जीवन की कोई घटना, क्षण या समायांश को उद्घाटित करती है। वस्तु का विकास
आंतरिक संघर्ष द्वारा होता है। कथानक के कार्यों की विभिन्न अवस्था का विचार नहीं होता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, कहानी में कथानक कितना महत्वपूर्ण होता है यह हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपने भी किसी कहानी को लिखने के लिए ले लिया तो शुरू से लेकर अंत तक कहानी में कुतूहल बना रहे, इसीलिए कहानी का कथानक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहानी में एक ही केंद्र बिंदु से संबंध एक या अनेक संक्षिप्त सी घटनाओं का संचयन ही वास्तव में कथानक है। इनमें अनावश्यक वर्णनों के लिए कोई स्थान नहीं रहा करता। संबंधता, तारतम्य, कुतूहल कथानक के आवश्यक अंग है। वर्णनों में संक्षिप्तता एवं सूक्ष्मता भी कहानी के कथानक में बहुत आवश्यक है। कहानी में कथानक के विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं स्वीकार की गई है। कथानक के आरंभ में आरोह, चरण सीमा और उपसंहार, ये 4 सीमाएं मान्य है। कहानी का प्रारंभ पात्र परिचय, वातावरण चित्रण या मनोचित्रण की विशेष स्थिति से किया जाता है। कथा सूत्र का स्नेहांकित चित्र आरंभ है। इसका क्रमश अंकुरित होना कुछ घटनाओं के माध्यम से है। अगला है पात्र तथा चरित्र चित्रण। प्यारे दोस्तों, अगर हम उपन्यास लें, कहानी लें, तो उसमें पात्र कितने मायने रखते हैं यह हमें यहाँ से पता चल जाएगा। चरित्र चित्रण का संबंध पात्रों से है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है, अतः उसमें पात्रों की संख्या भी कम से कम होनी चाहिए। इन पात्रों में से भी कहानी लेखक किसी पात्र विशेष के चरित्र पर प्रकाश विशेष रूप से डालता है। इस पात्र के चरित्र का भी पूर्ण विकास नहीं दिखाया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, किसी भी पात्र का पूर्णतः विकास नहीं दिखाया जाता है। अगर आप कौन सी भी कहानी आपके आंखों के सामने लाए, नमक का दरोगा, अगर उसमें हम देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी ही सुंदर कहानी है नमक का दरोगा, अगर वो भी लिखेंगे तो उसका पूर्ण पात्र का विकास हमारे सम्मुख रखने का प्रयास नहीं करते हैं। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाश में लाया जाता है। वस्तुतः कहानी में पात्र के बने बनाए चरित्र के ऐसे अंश पर प्रकाश डाला जाता है जिसमें उसका व्यक्तित्व झलक उठे। कहानी के पात्र काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला है कथोपकथन या संवाद। कथ्य, कथानक और पात्रों की विश्वसनीयता, गतिशील एवं अंत बाह्य चित्रण के लिए कहानी में संवादों की योजना की जाती है। संवादों से कहानी में नाटकीयता का समावेश होता है। कहानी के संवाद संक्षिप्त, चुस्त, कसे हुए पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले तथा कथा वस्तु को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए। उनकी भाषा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय का मत है कि कथोपकथन को संगत, सजीव, चमत्कारपूर्ण और परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। हम साधारण जीवन में बहुत से निरर्थक वार्तालाप भी करते हैं। देखिए दोस्तों, बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि उन परिस्थितियों के अनुसार ही हमारा संवाद होना चाहिए और हम भी हमारे जीवन में व्यर्थ
का कथोपकथन या संवाद बहुत बार निरर्थकता से वार्तालाप करते रहते हैं, परंतु उससे हमारे जीवन का कोई ही लाभ नहीं होता है। इसीलिए वह कहते हैं कि कहानी में निरर्थक वार्तालाप नहीं होना चाहिए। और सजीवता लाने के लिए दो चार इधर उधर की बातें खप सकती है। पात्रों के आपसी वार्तालाप में चरित्र चित्रण के भी अंश व्यक्त हुआ करते हैं। पात्र कोई बात कहता है, अपने विचार व्यक्त करता है, उससे उसके आंतरिक भावों का अंदाजा लगाना सरल होता है। यदि एक पात्र दूसरे पात्र के बारे में कहता है तो उस अन्य पात्र के भी चरित्र पर प्रकाश पड़ जाता है। अतः कहानी में संवाद तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी किसी से किस लिहाज में बातें करते हैं, उससे हमारा कथोपकथन वार्तालाप कैसा है यह पता चल जाता है। इसीलिए हमारा वार्तालाप हमेशा सुसंवादपूर्ण एवं मिठास शैली वाला ही होना चाहिए। देशकाल तथा वातावरण। कहानी में वातावरण के चित्रण की अधिक गुंजाइश नहीं होती, किंतु इसमें देश काल की स्पष्टता को अभिव्यक्त देने के लिए एवं कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता व्यक्त करने के लिए वातावरण का चित्रण संक्षेप में किया जाता है। कथ्य, कथानक और पात्रों के सत्यापन उन्हें देश काल के संदर्भ में विश्वसनीयता बनाने के लिए वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः कहानी के सभी पक्षों में सजीवता, सप्राण एवं सजीव वातावरण के चित्रण से ही आया करता है। कहानी में कार्य एवं प्रभाव की अन्विता भी वातावरण के माध्यम से ही संभव हुआ करती है। इसकी सहज स्वाभाविकता संतुदृष्टि के अभाव में पाठक कहानी के मूल संवेदना तक अक्सर पहुंच नहीं पाता। इसी कारण नाटक, उपन्यास आदि से भी बढ़कर कहानी में इस तत्व का महत्व स्वीकारा जाता है। वातावरण के अंतर्गत रूपों के साथ बाह्य रूप भी आवश्यक है, परंतु दोनों रूपों का चित्रण समन्वित रूप में नहीं रहना चाहिए, उसमें एकान्वित भी आवश्यक है। कुल मिलाकर वह सफल वातावरण ही है जो कि कथ्य, कथानक, पात्र आदि को सजीव बनाकर कहानी के समग्र एवं संप्रेक्षणीय बनाया करता है। संक्षेप में कहानी की समस्त गति की परख के लिए एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि निर्माण करना ही उसका कार्य होता है। तो इसीलिए देशकाल वातावरण यानी कि हम किस माहौल में कहानी का निर्माण कर रहे हैं, यह कहानी के लिए और कहानी पढ़ने के उपरांत श्रोता या पाठकों के मन पर छोड़ने वाली वातावरण देशकालता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः भाषा शैली, भाषा का कहानी के कथानक और पात्रों में मूल परिवेश के साथ इस रूप में जुड़ा रहना आवश्यक है कि कहानी का सभी कुछ सुचारू हो सके। कहानी के भाषा के संबंध में प्रसिद्ध कहानी लेखक प्रेमचंद की मान्यता विचारणीय है। कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए। उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास रुपया है और समय भी उनके पास रहता है, जिनके पास धन होता है। परंतु कहानी, आख्यायिका साधारण जनता के लिए
लिखी जाती है, जिसके पास न धन है न समय। सार यह है कि कहानी सामान्य जनों की वस्तु है, अतः उसकी भाषा सरल, चुटकुली एवं सशक्त होनी चाहिए। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रेमचंद जी ने कितनी दूर दृष्टि रखी है कि अगर हमसे, आपसे, किसी से भी कोई सवाल अगर हम करें कि आपने आज तक कितने उपन्यास पढ़े हैं, शायद 2-3 अंक से आगे हम निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा या किसी से भी पूछा आपने कितनी कहानियां पढ़ी है, तो कम से कम 50-100 से आगे का अंक मिलेगा। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि कहानी सर्वसामान्य लोगों के लिए होती है। शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं, वरना सब तत्वों से है, और उसकी अच्छाई बुराई का प्रभाव संपूर्ण कहानी पर पड़ता है। कहानी की प्रेक्षणीयता अर्थात दूसरों को प्रभावित करने का गुण शैली पर ही निर्भर करता है। सजीवता और व्यावहारिकता कहानी की भाषा शैली के अनिवार्य गुण है। कहानी की शैली में तार्किकता एवं चमत्कारिकता का होना भी आवश्यक है। शैली के विविध रूप प्रचलित है। किस किस शैली में कहानी लिखी जाती है? आत्मकथानक शैली में, इसमें लेखक आत्मकथा की भांति सारी कहानी आप बीती के रूप में कहता है। आत्मकथानक शैली, इस प्रकार की शैली कहानीकार केवल वर्णन कर्ता के रूप में घटनाक्रम का उल्लेख करता है। संपादनात्मक शैली, इसमें नाटक की तरह पात्रगत संभावों के आधार पर अधिक बल दिया जाता है। पत्रात्मक शैली, इस शैली प्रकार में एक या अनेक पात्रों की सहायता से कथा वस्तु का निर्माण किया जाता है। एवं डायरी शैली, इसमें किसी व्यक्ति की डायरी के लेख को आधार बनाकर कथा वस्तु निर्माण की जाती है। कथात्मक शैली ही सर्वाधिक प्रचलित रही है। और दोस्तों, अंतिम में है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य कहानी की संरचना में अदृश्य रूप से व्याप्त रहता है। अन्य तत्वों का स्थान उसके बाद है। प्राचीन काल से ही मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य माना जाता रहा है। आज की कहानी मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य माना जाता रहा है। आज की कहानी मनोरंजन को साध्य नहीं मानती। कहानी से मनोरंजन भी हो सकता है। कहानीकार अपनी रचना का उद्देश्य कुप्रथाओं एवं रूढ़ियों का निराकरण करना, देशभक्ति की भावना जागृत करना, राष्ट्रीय एकता के भाव निर्माण होना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, शिक्षा आदि का प्रचार प्रसार करना, भारतीय उच्च संस्कृति की पहचान कराना आदि अनेक उद्देश्य कहानी में यत्र तत्र बिखरे हुए रहते हैं। कहानी का कलेवर छोटा होने के कारण लेखक किसी एक या दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। कहानी का उद्देश्य का स्पष्ट कथन न करके उसकी व्यंजना मात्र करता है। कभी कभी सूक्त के रूप में भी उद्देश्य लिख दिया जाता है। पाश्चात्य विचारक फ्लोअरने के अनुसार मानव चरित्र का विश्लेषण करना ही कहानी का उद्देश्य है। मानव चरित्र का विश्लेषण करना ही कहानी का उद्देश्य है। उद्देश्यहीन कहानी ही नहीं हो सकती। कहानी उद्देश्यों के माध्यम से मानवीय जीवन को सत्यों का उद्घाटन करती है। तात्पर्य यह है कि कहानी में उद्देश्य के रूप में संप्रेषण की क्षमता रहनी चाहिए। वह जीवन के विविध रूपों का खंड रूपों में चित्रण करने वाली होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों को उजागर करना कहानी का मूल उद्देश्य है।
उनकी रक्षा करने की प्रेरणा देना कहानी का संदेश रहा है। तो इस तरह से कहानी के भेद होते हैं, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, आत्मकथानात्मक, संवादात्मक, पत्रात्मक, प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक विषय, सामाजिक विषय, राजनैतिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय, घटना प्रधान कहानियां, चरित्र प्रधान कहानियां, विचार या भाव प्रधान कहानियां, वातावरण प्रधान कहानियां, शिल्प प्रधान कहानियां, समस्या प्रधान कहानियां। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है, यह देखेंगे दोस्तों हम। कहानी और उपन्यास विधा में पर्याप्त अंतर है। वस्तुतः इन दोनों साहित्यिक विधाओं के मूल तत्व समान ही है। दोनों की मूल प्रेरिका शक्ति भी एक है, फिर भी दोनों में पार्थक्य स्पष्ट है। कहानी और उपन्यास के भेद का आधार अंतर्गत विषय के संकोच और विस्तार का भेद है। कहानी के संकुचित दायरे में केंद्रीय तत्वों को नुकीली बनाकर ही सफलता पाई जाती है। कहानी को नुकीली यानी कि टोकदार बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। मानव जीवन का अंश मात्र कहानी का विषय बन सकता है। मानव जीवन का अंश ही कहानी का विषय बन सकता है। इसके विपरीत उपन्यास में मानव जीवन के वैविध्य को स्थान दिया जाता है, यानी कि सभी स्थान बताया जाता है। श्री लक्ष्मण सागर वैष्णव ने नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति में दोनों के भेद को व्यक्त करते हुए लिखा है कि कहानी रेल की पटरी पर दौड़ती है, किंतु उपन्यास विस्तृत मैदान में दौड़ता है। कुछ विद्वानों ने कहानी और उपन्यास का अंतर मात्र आकार माना है। आकार मात्र का अंतर होता तो हम कहानी को छोटा उपन्यास और उपन्यास को बड़ी कहानी कह सकते थे, किंतु यह बात उचित नहीं है। जिस प्रकार 4 पैर होने के कारण से समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक नहीं कह सकते, उसी प्रकार कहानी और उपन्यास के संबंध में भी समझना होगा। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों कि कहानी जो होती है वह आकार में लघु होती है। वह जीवन के सभी मूल्यों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत नहीं करती है, विशेष मूल्यों को ही प्रस्तुत करती है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात बताने का प्रयास करती है। इसके लगभग विपरीत उपन्यास बड़ा होता है, वह जीवन के सभी पहलुओं को हमारे सम्मुख रखने का प्रयास करता है। यही मुख्य तौर पर कहानी और उपन्यास में हम भेद बता सकते हैं। उपन्यास में जीवन के व्यापक अंगों पर प्रकाश डाला जाता है और कहानी में जीवन के एक अंग की झांकी रहती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या और संवाद लंबे होते हैं, कहानी में पात्रों की संख्या कम और संवाद संक्षिप्त होते हैं। कहानी का एक रूप भावात्मक होता है, परंतु भाव प्रधान उपन्यास अक्सर देखने में नहीं आते। उपन्यासकार की गति शिथिल होती है, जबकि कहानीकार वायुयान की गति से अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है। इस तरह कहानी और उपन्यास में सभी प्रकार का अंतर दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, हम अगली इकाई में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।